हेलो, वेलकम टू विशाल क्लासेस। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो हमने आपको थ्योरी कंप्लीट कर दिया था, आज हम जो एनसीईआरटी बुक है उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हमने कुछ जो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है उसे लिया है और जो एक्स्ट्रा वीवीआई क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके बुक में थे, हमने उसे भी इस सेशन में अडेप्ट किया है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव, ऑप्शन नंबर डी अजैव। नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एंड बायोलॉजिकल एंड अबायोटिक। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब अनवीकरणीय संसाधन। थोड़ा समझ लीजिए अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। वैसे संसाधन जो हमारे धरातल पे यानी कि जो हमारे भूपट्टी पे लिमिटेड हो, यानी कि एक सीमित मात्रा में हो, यानी कि अगर हम उसका कहें कि अत्यधिक पैमाने पर अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। अगर उसे सही से यूज करेंगे तो वो एक लंबे समय तक चल सकता है। अनवीकरणीय संसाधन का निर्माण बहुत ही लंबे वर्षों में, बहुत ही करोड़ों वर्षों के बाद इसका निर्माण होता है। उसी में से हमारा कोयला कैसे संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए मानवकृत, ऑप्शन नंबर बी पुनः प्रतियोगी, ऑप्शन नंबर सी अजैव, ऑप्शन नंबर डी अचक्रीय। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पुनः प्रतियोगी। इसे नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, अगर आपको ऑप्शन में रहे अनवीकरणीय नवीकरणीय, तो आप वहाँ कह सकते हैं जो हमारा सौर ऊर्जा है नवीकरणीय, नवीकरणीय, यानी कि हमारा कैसा, ये नवीकरणीय संसाधन भी है। देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, इसे जैसे कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है पुनः प्रतियोगी, यानी कि जिसे हम क्या कर सके, एक बार यूज करने के बाद दोबारा से उसे हम प्रयोग में ला सके, वैसे संसाधन को हम कहते हैं पुनः प्रतियोगी। या जैसे हमारा सौर ऊर्जा, अगर सौर यानी कि सूर्य से हम, सूर्य के जो किरण होते हैं उससे हम एक बार अगर ऊर्जा बना लिए तो पुनः उससे हम ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तक क्षेत्र। देखिए तट रेखा क्या होता है, जैसे अगर हम भारत, ये हमारा क्या है, भारत के नीचे वाला पेनिनसुला द्वीपकल्प बना लेते हैं। ये जैसे गुजरात है, यहाँ पे, यहाँ केरल है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, तो ये सारे भाग जी क्या कहलाते हैं, तट कहलाते हैं। कहता है तट रेखा से कितने किलोमीटर तक क्षेत्र सीमा अवर्जक या फिर अवर्धक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 100 नॉटिकल माइल्स, ऑप्शन नंबर बी है 200 नॉटिकल माइल्स, ऑप्शन नंबर सी है 150 नॉटिकल माइल्स, ऑप्शन नंबर डी है 250 नॉटिकल माइल्स। देखिए नॉटिकल माइल्स जब हम समुद्र में डिस्टेंस को मेजर करते हैं, देखिए यहाँ जैसे कि हमारा ये वाला पार्ट है, तो इधर क्या है, हमारा समुद्र है ना। तो यहाँ जब हम डिस्टेंस को मापते हैं तो हम उसे मापते हैं किसमें, तो नॉटिकल माइल में। किसमें? नॉटिकल माइल में। तो 200 किलोमीटर तक, यानी कि इस तट रेखा से यहाँ तक 200 नैनोमीटर या नॉटिकल माइल या फिर किलोमीटर, तो 200 नॉटिकल माइल तक के डिस्टेंस को हम अवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि यहाँ तक के जितने भी संसाधन होंगे उस पे इस देश का अधिकार होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किस चीज से? ऑप्शन नंबर ए संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन नंबर बी संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन नंबर सी संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संसाधन के विदोहन से। देखिए डाकू, रॉबर, डाकू क्या करता है, किसी भी चीज को क्या करता है, विदोह करता है, यानी कि बर्बाद कर देता है, करता है ना। यानी कि जब हम संसाधन का, किसका, संसाधन का अत्यधिक पैमाने पे सही से यूज ना करके उसका बहुत ज़्यादा विदोहन करेंगे तो उसे हम कहेंगे कि ये जो अर्थव्यवस्था हमारी कैसी है, डाकू की अर्थव्यवस्था है। यानी कि यहाँ पर संसाधन के क्या किया जा रहा है, विदोहन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संसाधन के विदोहन से। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक, समुद्री क्षेत्र में, देखिए अब समुद्री क्षेत्र की बात करेंगे, जैसे यहाँ से
इस प्रकार से, ऐसे हमारा इस प्रकार से, क्योंकि यही वाला हमारा क्या समुद्री एरिया है तो हम इतना ही डायग्राम बनाएं। राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है, यानी कि हमारा राष्ट्र का होता है। जैसे अगर समुद्री सीमा, अगर ये तट की बात करें तो यहाँ से कहाँ तक की दूरी तक राष्ट्र, यानी कि ये जो राष्ट्र है इसकी संपत्ति है, मतलब जितने भी यहाँ पर चीज़ें पाई जाएगी इनका होगा, तो ये हो जाता है हमारा कितना 12.2 किलोमीटर। अब देखिए इससे पहले एक और क्वेश्चन आया था जिसमें कि अवर्जक आर्थिक क्षेत्र के बारे में था, वो कहाँ तक था, वो था 200 नॉटिकल माइल्स तक। कहाँ तक था, 200 नॉटिकल माइल्स तक। देखिए दोनों को, मतलब दोनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर अवर्जक आर्थिक क्षेत्र पूछेगा 200 नॉटिकल माइल्स, यानी कि अगर कहें किसी भी राष्ट्र के 200 नॉटिकल माइल्स तक के डिस्टेंस पे जितने भी खनिज संपदा होते हैं, जल होते हैं, उन पे उनका यूज़ करने का अधिकार उस देश को होता है। अब मन में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या होना चाहिए, जैसे अगर हम बात करें कोई देश हमारे बहुत ही नज़दीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मालदीव है और यहाँ श्रीलंका है, खैर मालदीव तो बहुत दूर है, श्रीलंका देखिए, अगर हम यहाँ से डिस्टेंस को मेज़र करें तो देखिए आपको 12.2 किलोमीटर भी हो सकता है पूर जाए, या फिर जो हमारा 200 नॉटिकल माइल है वो तो पूर ही जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर श्रीलंका मापेगा तो इसका भी अंदर चला जाएगा, हम लोग मापेंगे तो हम लोग का भी इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए सरकारें आपस में इसका समाधान कर लेती है, उस प्रकार से बैठक वगैरह करके कि दिक्कतें, जैसे कि मान लीजिए कोई एरिया को अलग बांट लिया जाता है। ठीक है, अगर आपसे राजनीतिक संपदा पूछे तो 12.2 किलोमीटर, अगर अवर्जक आर्थिक क्षेत्र पूछे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो आपको हो जाएगा 200 नॉटिकल माइल। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कहता है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। देखिए जैसे लोहा, अगर लोहे की बात करें तो क्या आप बताओ, लोहा डेली बन रहा है, यानी कि आप कहीं देखते हो कि लोहा का मतलब निर्माण हो रहा है, जैसे पेड़ उड़ बढ़ता है वैसे बढ़ रहा है लोहा, आप कहोगे नहीं, मतलब ये बहुत लंबे समय पहले बना था, अभी है, उसका हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब वैसा संसाधन जो पहले से बना हो, जिसका अभी विकास फिलहाल में नहीं हो रहा हो, जो हमारे धरातल पे क्या हो, एक लिमिटेड मात्रा में हो, यानी कि एक निश्चित अनुपात में हो और कुछ समय बाद क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो वो जो होता है डेफिनेशन किसका होता है, अनवीकरणीय का। तो हमारा लोहा जो हो जाएगा कैसा संसाधन हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। ना तो ये नवीकरणीय है, ना ये जैव है, ना ये प्रवाह है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए अजैव, ऑप्शन नंबर बी चक्रीय, ऑप्शन नंबर सी पुनः प्रतियोगी, ऑप्शन नंबर डी मानवकृत। देखिए अब सबसे पहले समझिए ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, देखिए ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, कहाँ पर उत्पन्न होती है, उस चीज़ को हम समझाते हैं। जैसे समुद्र में, कहाँ पे, समुद्र में। आप समुद्र में क्या देखते हैं, समुद्र के पास जाते हैं तो वहाँ पर लहरें देखते होंगे, यानी कि पानी जो है, पानी, जैसे अगर हम बात करें कि समुद्र का पानी का ये स्तर है, समुद्र के पानी का ये स्तर है, तो कभी पानी क्या होता है, ऊपर की ओर जाती है पानी, कभी पानी क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, यानी कि इसके जो एक स्तर है उससे ऊपर जाएगी, या फिर क्या होगा, पानी इस स्तर से नीचे जाएगी, पानी इस स्तर से नीचे जाएगी। देखिए जब ऊपर की ओर जाती है, जब ऊपर की ओर जाती है, और हाँ एक बात और, ये जो ऊपर नीचे आ जाती है, ये हमारे पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण, मून एंड सन के कारण, यानी कि जो हमारा चांद है और सूर्य है, इसके कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो होता है हमारा, ये लहरें देखने को हमें समुद्र में मिलती है। हालांकि इसमें जो है मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होता है सन के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि देखिए अर्थ के काफ़ी नज़दीक है हमारा मून, और सूर्य क्या है, हमसे बहुत दूर है। आपको ऐसे इसमें सोच ये सकता है कि सूर्य तो इतना बड़ा है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होना चाहिए। तो आपको ये भी बात में ध्यान रखना है कि सूर्य हमसे क्या है, बहुत दूरी पे भी है। ठीक है, इस कारण से सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल किसका होता है, यानी कि हमारे चांद को होता है। ठीक है, अब देखिए जब समुद्र में इसका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो दो कंडीशन होती है,
या तो लहरें पानी ऊपर की ओर उठ जाती है या नीचे जाती है। ऊपर की ओर जाती है इसे कहते हैं ज्वार, इसे क्या कहते हैं? ज्वार। जिसे आप अंग्रेजी में कह सकते हो टाइड। अब ये टाइड आपका वो टाइड नहीं है जो आप ऐड वगैरह देखते हो प्रचार वाला, वो नहीं है। अब नीचे की ओर जाता है इसे कहते हैं भाटा। क्या कहते हैं? भाटा। इसे कहते हैं एब। क्या? एब। अब देखिए ऊपर गया नीचे गया तो यहाँ क्या जनरेट होगा? वेव, यानी कि तरंग। क्या होगा? तरंग उत्पन्न। अब इस तरंग जो उत्पन्न होता है इसे ही मशीन वगैरह या फिर किसी उपकरण की सहायता से हम इसे परिवर्तित कर सकते हैं। किसमें? ऊर्जा में। तो यहीं से हमारा उत्पन्न होता है क्या? ज्वारीय ऊर्जा। क्लियर? चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर सी, पुनः प्रतियोगी। अब देखिए उत्पन्न हो गया। अब क्या बताइए, या क्या ये लहरें खत्म होने वाली है? तो नहीं, मतलब इसे हम हमेशा यानी कि एक रिपीटेड टाइम बार बार इसे हम उपयोग में ला सकते हैं। तो यानी कि कैसा हो जाएगा? पुनः प्रतियोगी, यानी कि पुनः हम उपयोग किए फिर उपयोग कर रहे हैं, उपयोग किए फिर उपयोग कर रहे हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? अब देखिए क्या यहाँ पर हम आपको पहले क्लियर कर दें। ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी कहता है जैव, ऑप्शन नंबर सी नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत। अब देखिए यहाँ पे जो पवनें हैं यानी कि हवाएं हैं, जो पवन है, क्या ये कभी खत्म होने वाला है? तो आप कहोगे नहीं। क्या हमारे धरातल पे ये ह्यूज मात्रा में है? कहोगे बिल्कुल हाँ। अब सिर्फ इसे हम ऊर्जा बदलने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? तकनीक चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। हम इसे ऊर्जा में बदल देंगे। देखिए अब वैसा संसाधन जो कि कभी क्या हो? खत्म ना हो, मतलब पुनः उसे उपयोग में ला सके, वैसे संसाधन को हम कहते हैं कि कौन सा? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नवीकरणीय संसाधन। यानी कि पवन ऊर्जा कैसा संसाधन है? तो आपको हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इनमें से कौन सबसे कीमती और अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय जैसे बोल दिया, आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमारे पास ज़्यादा नहीं है, मतलब जितना है उतना ही है, हम उसे बना नहीं सकते अलग से। जैसे अगर हम बोले कि पवन ऊर्जा, अगर हम बोले सौर ऊर्जा, इससे हम क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं अलग से। जैसे ख़त्म हो गया था, हम जो इसका प्रोसेस होता है उस प्रक्रिया से हम इसे बना सकते हैं। लेकिन जब एक बार खनिज, वन, पवन, ये सब चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएगी, मान लीजिए जैसे कि जल खत्म हो जाएगा, फिर हम जल को यहाँ पे क्या उत्पत्ति नहीं कर सकते। अगर पूरे गायब ही हो गया तो हम फिर से इसे बना नहीं सकते। इससे हम कुछ और बना सकते हैं लेकिन हम प्रॉपर जल नहीं बना सकते। तो देखिए क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इसमें दो तरह से क्वेश्चन है कि पहला तो आपको अनवीकरणीय बताना है, दूसरा आपको कीमती बताना है, जो कि मतलब ह्यूमन लाइफ में कीमती हो। जैसे अगर हम जल की बात करें तो जल सही में उतना, देखिए है तो बहुत कीमती, जल, पवन, वन ये बहुत ही कीमती है। अगर ये सभी चीज़ नहीं रहेगा तो हमारा जीवन सुलभ से नहीं बीत पाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती क्या हमारा? खनिज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खनिज। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? मतलब ये सीमित मात्रा में, इसका भंडार जो है हमारे पास सीमित है। एक फिक्स टाइम के बाद जब इसका अत्यधिक दोहन करने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है समुद्री ऊर्जा, बी कोयला, ऑप्शन नंबर सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। देखिए हमारे पास समुद्री ऊर्जा, ये समुद्र से जो हमने बताया था ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होता है, ये बहुत सारे हैं। पवन ऊर्जा, हवाएं चलती रहेगी, हम उस ऊर्जा जनरेट करते रहेंगे। सौर ऊर्जा, ये भी बहुत सारे। लेकिन हमारे पास जो कोयला है ये क्या है? एक सीमित मात्रा में, ये एक फिक्स समय के बाद अगर हम इसका अत्यधिक दोहन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपका संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? अगर कोई चीज़ संसाधन है, अगर कोई चीज़ संसाधन है तो उसका अस्तित्व, उस पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? क्लियर? देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है मूल्य पे, मात्रा पे, उपयोगिता पे, मूल्यांकन पे। जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास संसाधन के रूप में बाइक है, चलिए
क्या है, बाइक है। अगर आप उसका मतलब सही से उपयोग नहीं करोगे, अगर उसका मान लीजिए कि आप कुछ गलत तरह से उपयोग करोगे और उसका जो मरम्मत वगैरह होता है आप वो चीज़ नहीं करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब वो ख़राब हो सकता है, आपके यूज़ में नहीं आएगा ज़्यादा उपयोग करने के बाद। समझे, मतलब सारा बात यहाँ पे किस पे अटक रहा है, कि उपयोग पे। यानी कि अगर हम सही से उपयोग करेंगे तो वो उसका अस्तित्व लंबे समय तक टिक सकता है। अगर हम वही बाइक की बात की है तो सही से उपयोग नहीं करेंगे तो उसका हो सकता है जल्द ही अस्तित्व क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्लियर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उपयोगिता। सही से उपयोग करो, संसाधन का अस्तित्व रहेगा। जैसे अगर हम बात करें कोयला की, अगर मान लीजिए कोयला का सही से उपयोग नहीं करेंगे, हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें जो है हमारे, अगर इसका सही से उपयोग ना करें तो ये जल्द ही खत्म हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था। यानी कि जो संसाधन है, जो रिसोर्स है, ठीक है, जो रिसोर्स है, यानी कि इसका एक सही से उपयोग होना चाहिए। ये जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये कब, इसका जो विवेकपूर्ण यानी कि अच्छे से इमेजिनरी थॉट किसने दिया था, इमेजिनरी नहीं कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पे, यानी कि संसाधन को सही तरह से उपयोग करना चाहिए, ये हमारा आया था। किस वर्ष प्रकाशित किया था, तो 1968 1968 में, जिसका वकालत क्लब ऑफ रोम इसका वकालत किए थे। क्या क्या मतलब इसमें वकालत हुआ था, तो संसाधन का क्या सही से उपयोग होना चाहिए, इस पे इन्होंने इसका केस वगैरह फाइल्स वगैरह लड़े थे कि दुनिया में जो है संसाधन का ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है हमारा। चलिए क्वेश्चन कहता है कि सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है। सार्वजनिक स्थान पे बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर बी सामुदायिक, राष्ट्रीय और जैव। तो मंदिर, देखिए मंदिर में पूजा करने के लिए अगर हम बात करें, अगर किसी की इच्छा है तो वो सभी कम्युनिटी के लोग वहाँ पे जा सकते हैं। यानी कि पूरे समुदाय के लोग वहाँ पूजा करने जा सकते हैं, ना कि कोई एक पर्सनल व्यक्ति, ना पूरे एक राष्ट्र का लोग, या फिर ये ओजैब का तो इसमें कोई रिलेशन बनता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी राइट, यानी कि सामुदायिक। मंदिर जो हमारा कैसा संसाधन है, सामुदायिक संसाधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कहता है लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 1972, ऑप्शन नंबर बी 1982, सी 1975, डी 1990। देखिए जो लिमिट्स टू ग्रोथ है, इनके लेखक थे हमारे डोनेला मीडोज। कौन थे, डोनेला मीडोज। अगर मैं ठीक ठाक हूँ, मतलब अगर मेरा डाटा सही है तो शायद इसका 2001 में देहांत हो गया था, 2001 में देहांत हो गया। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 1972 यानी कि 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ। देखिए इसमें आपको यही वर्ड से ही देखिए पता चल रहा है, लिमिट्स टू ग्रोथ। अगर देखिए इसमें क्या बात किया होगा, किसी भी चीज़ का एक लिमिटेड यूज़ करो तो हम आगे ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर आप जैसे फ़ोन के ज़माने में ही देख लीजिए, अभी मोबाइल का यूज़ इतना अधिक पैमाने पे किया जाता है कि लोग काम से ज़्यादा अपने फ़ोन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि इंसान ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो किसी भी चीज़ का लिमिटेड यूज़ आपके ग्रोथ का कारण बन सकता है। चलिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। तो महाद्वीपीय, जनसंख्या, जलवायु, पृथ्वी।
देखिए यहाँ पर हुआ था अर्थ समिट। कौन सा? अर्थ समिट, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यानी कि पूरे जो दुनिया भर के लोग थे यहाँ पर आए थे। दुनिया भर के लोग कहने मतलब कि वहाँ के जो मोस्ट पीपल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट आए थे और वहाँ पर इस विषय पर चर्चा हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? देखिए सौर ऊर्जा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊर्जा राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, वहाँ तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। पवन ऊर्जा, देखिए वहाँ पर वृक्ष वगैरह उतना नहीं पाया जाता है, तो फिर पवन वगैरह का भी उतना दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए तीसरा हमारा जल ऊर्जा। अब देखिए वहाँ पर गर्मी अत्यधिक है, पवने बहुत है, यानी कि सूखी सूखी होगी वहाँ पर। इसका कहने मतलब वहाँ पर जल नहीं होगा, तो जल ऊर्जा की वहाँ पर कमी है। तो पशु ऊर्जा की खैर यहाँ कोई बात ही नहीं बनता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि VVI क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, कहते हैं संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये स्टेटमेंट किनका था? तो ये आपका महात्मा गांधी, जिमरमैन, अन्ना हजारे, मेघा पाटेकर। तो ये हमारे थे, किनके कथन थे? तो जिमरमैन का कहना था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। और ये जो लाइन है बिल्कुल ही राइट है, मतलब एब्सोल्युटली राइट, योर यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जलवायु में परिवर्तन होती है उसका जो निराकरण होना चाहिए, उसके लिए एक संस्थान होनी चाहिए। तो वो कहाँ होता है? तो वो होता है हमारा जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में, यानी कि IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका कहता है स्मॉल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुमशेर। क्या हो जाएगा? शुमशेर। इनसे व्यक्ति का इनसे ब्रंटलैंड, RK नारायण, DB सुब्रह का कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए यहाँ से एक बात और पूछी जा सकती है आपसे, स्मॉल इज ब्यूटीफुल में ये तो लिखे हैं हमारे शुमशेर, लेकिन इनमें जो व्यक्ति यानी कि किसके बारे में कहा गया है, किनके व्यक्तित्व को इसमें लिखा गया है, किनके विचार को इसमें बताया गया है? तो वह हमारे महात्मा गांधी जी, यानी कि महात्मा गांधी जी के विचार को इसमें स्पष्ट किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्योटो सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? क्योटो सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? देखिए क्योटो सम्मेलन आयोजित किया गया था 1997 में। और कहाँ? तो ये जापान में। कहाँ पे? तो ये कह सकते हैं आपका जापान में। जापान का ये क्योटो शहर है जहाँ पर क्योटो सम्मेलन को आयोजित किया गया था, जिसमें से 100+ कंट्री शामिल हुए थे। अप्रोक्स 159 एनसीईआरटी का डाटा, यानी कि 159 देश इसमें शामिल हुए थे और इंडिया भी इसमें शामिल थे। ठीक है, इंडिया भी इसमें शामिल थे क्योटो सम्मेलन में। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1997। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, मतलब पेट भरने के लिए है परंतु पेट ही भरने के लिए नहीं है। सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी, जो हमारे प्यारे से शुभचिंतक थे। उन्होंने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। कहने का मतलब आज तो हम बहुत चीज़ खा रहे हैं लेकिन आने वाले समय में क्या खाएंगे, हमारे जो आने वाले जनरेशन है उन्हें क्या मिलेगा, इन चीज़ों की काफ़ी किल्लतें हैं। राइट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कहता है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क, जेनेवा, स्टॉकहोम, बुडापेस्ट। देखिए पर्यावरण संरक्षण हेतु सबसे पहला जो विश्व शिखर सम्मेलन था
वो स्कॉट होम में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? स्कॉट होम में आयोजित किया गया था। और इसी समय तब से ही हम लोग 5 जून को, कितना है, 5 जून को पर्यावरण दिवस यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। यहीं से क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, ये क्वेश्चन आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। कोयला किस प्रकार संसाधन है, आपको क्लियर कर ही दिए कैसा है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा में कौन सा संसाधन है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, पुनः पूर्ति होगी। तीसरा क्वेश्चन, हाँ इसका 25 क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र अवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, अवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है, तो आपको बताए थे 12.2 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, तो हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक किया, इसमें क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रवाहनीय संसाधन है, निम्नलिखित में से कौन प्रवाहनीय संसाधन है, नदी, पेट्रोल, कोयला, वन, मतलब ऐसा संसाधन जो कि आगे गमन करती है, परिवहन करती है, तब उसे हम यूज में लाते हैं। मतलब हालांकि वो परिवहन करते रहता है, जैसे अगर हम वन की बात करें, इसका परिवहन करने का कोई नेचर नहीं है। कोयला भी एक ही जगह रहता है, पेट्रोल का जहाँ रहता है वहीं रहता है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राइट, नदी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। देखिए काली मृदा, इसे जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये वहीं पाया जाएगा जहाँ पे कभी ना कभी किसी न किसी समय ज्वालामुखी का प्रकोप रहा होगा, तो वहाँ पे हमारी काली मृदा की विस्तार देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें तो ये जो आपका क्षेत्र है, गुजरात वाला हो जाए, ये बेंगलुरु कर्नाटक वाला हो जाए, ये जो अंदर मध्य प्रदेश वाला एरिया हो जाए, तो यहाँ इन सभी भागों में आपका काली मिट्टी का विस्तार है, क्योंकि जो दक्कन के पठार का निर्माण हुआ था ज्वालामुखी से, तो यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी की खासियत क्या होती है, इसमें अत्यधिक पानी, ये बहुत ज़्यादा पानी को अफसोस करके रखते हैं। ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या गुजरात है, तो ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि, चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कहता है काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है, काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो देखिए काली मृदा का से काली, का से कपास, का से काली, का से कपास, आपको सोचना ही नहीं है। तो कपास के लिए क्या होती है, अत्यधिक उपयोगी होती है, क्योंकि अगर कपास की आप खेती भी करते हैं तो इसमें पानी अधिक चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या वैसी मृदा में लगाना पड़ेगा जहाँ पानी मात्रा अधिक होती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये हमारा इस टॉपिक का आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है, तो कृषि विस्तार, औद्योगिकरण, बाजारों का विस्तार, नलकूप खनन। देखिए हालांकि इन सभी चीज़ों से भी पर्यावरण प्रदूषण होते हैं। जैसे अगर हम कृषि विस्तार अधिक करेंगे तो क्या होगा, पेड़ वगैरह कट जाएगा, जहाँ खेती वृक्ष वगैरह रहेगा उसे काट के वहाँ फसल वगैरह लगाएंगे। लेकिन जिसे बाजार में बढ़ाएंगे तो उसमें भी दिक्कत है, नलकूप अत्यधिक खोलेंगे, खनन करेंगे तो उसमें भी दिक्कत है। लेकिन सबसे अधिक जो पर्यावरण प्रदूषण होता है वो होता है हमारा औद्योगिकीकरण। किससे, औद्योगिकीकरण, यानी कि फैक्टराइजेशन से सर्वाधिक पर्यावरण प्रदूषण होते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव वाला कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके जो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट कर लिया। इसका जो अब 2 नंबर का यानी कि आपकी एनसीईआरटी बुक का जो पीछे क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे हम लोग देखते हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि संसाधन को परिभाषित करें, रिसोर्स का डेफिनेशन बताना है आपको। तो चलिए इसका देखिए, आप समझिए। आप जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ बताएंगे आप इसे स्क्रीनशॉट लेके आप इसे ज़रूर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करने में आपको दिक्कतें ना करनी पड़े।
चलिए स्टार्ट करते हैं। संसाधन की परिभाषित कहता है सामान्य तौर पर मानवीय उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं, यानी कि मानव जितने भी वस्तुएं का यूज कर रहा है, कोई भी चीज हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि का उपयोग करना, मृदा मिट्टी का उपयोग करना, जल पानी का उपयोग करना, वायु हवाएं का उपयोग करना, खनिज, जीव, प्रकाश। देखिए मतलब कई जितने भी चीज का उपयोग हम करते हैं उसे हम लोग कहेंगे संसाधन। जिसका उपयोग नहीं करते हैं या फिर कोई भी नहीं करता है उसे हम संसाधन नहीं करेंगे। मतलब उसका उपयोग अगर हो रहा है उसे हम संसाधन कहेंगे। क्लियर? अब देखिए दूसरी बात, वर्तमान परिवेश में सेवाओं को भी संसाधन माना गया है। जैसे गायक, कवि, चित्रकार इत्यादि क्या है? एक सेवा है। जैसे अगर हम इसमें ये बात करें तो इससे संसाधन में इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि जैसे अगर गायक की बात करें, कवि की बात करें, ये हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। जैसे हमें आनंद चाहिए, हमें आराम से शांति चाहिए, तो क्या हम गाना वगैरह सुन लेते हैं। या फिर किसी को इससे क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि ये किसी के आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा गायक, कवि, चित्रकार ये क्या हो जाएगा? संसाधन में आ जाएंगे। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। संभावी एवं संचित को संसाधन, चलिए समझते हैं। देखिए आपको अगर आप जो हमारा थ्योरी वाला था वीडियो उसमें देखे होंगे तो आपको रिलेटिव इसी प्रकार से कुछ आपको क्वेश्चंस कराए थे। इसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करा दे रहे हैं। चलिए संभावी संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है। उसमें देखिए आप एग्जांपल दिए थे, जैसे हिमालयी क्षेत्र में जो खनिज वगैरह होते हैं, जो खनिज होते हैं वहाँ पर होते तो हैं लेकिन वो अधिक गहराई में होने के कारण उसका उपयोग दुर्गम होता है, यानी कि उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? संभावी संसाधन कहते हैं। जिसका हम सिर्फ ये क्या कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं लेकिन वहाँ उसे निकाल के उसका उपयोग करने में अत्यधिक कठिनाइयाँ होने के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे इसी में क्या था? संचित कोष संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार के अंश हैं जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार प्रयोग में लाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर तकनीकी के आधार प्रयोग में लाए जा सकते हैं किंतु इसका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे अगर हम बात करें नदी में या फिर पवन या फिर सौर ऊर्जा, इन सभी में अगर हम तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी को लगा दे, टेक्नोलॉजी ऐड कर दे तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है? नदी, पानी तो है लेकिन हमारे पास उतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण हर जगह देखिए, हालांकि हम बिजली तो उत्पन्न करते हैं लेकिन जहाँ जहाँ है हर जगह हम वहाँ से बिजली उत्पन्न नहीं कर पाते। जैसे नदी जल का भविष्य में जल विद्युत रूप में उपयोग हो सकता है एक अच्छे पैमाने पे। तो ये हमारे पास तो है लेकिन हमें तकनीक नहीं होने के कारण उतना अच्छा हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्लियर? तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन संरक्षण यानी कि संसाधन रिसोर्स का कंजर्वेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है किंतु संसाधन का अविवेकपूर्ण या फिर अतिशय उपयोग विधि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। देखिए जो हमारा सभ्यता है, कल्चरल है और संस्कृति वगैरह जो हमारा कल्चर है, इसे आगे बढ़ाने में हमारे संसाधन यानी कि जो रिसोर्स है उसका एक लिमिटेड सही से उपयोग करने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिकाएं हैं। क्लियर? अगर हम इसका अविवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, अतिशय करते हैं, किसी भी चीज़ को जहाँ जितना मात्रा में उपयोग में लाना चाहिए उससे ज़्यादा ला रहे हैं, तो इससे क्या होगा? जो हमारा समाज है और आर्थिक स्थिति है, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तर पर संरक्षण की आवश्यकताएं होती है। यानी कि देखिए बहुत सारे, इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला था कि सम्मेलन
रियो डी जेनेरो में हो गया, स्टॉकहोम में, या फिर टोक्यो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन हो गया। तो बहुत सारे सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं ताकि संसाधन का सही से उपयोग हो पाए। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्लियर, ठीक है। तो संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है, यानी कि क्या ऐसा हो सकता है कि संसाधन को निर्माण कर सकते हैं, कब, तब जब हम उसमें क्या कर दे, टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी को लगा दे। तकनीकी की क्या भूमिका स्पष्ट कीजिए, समझिए। संसाधन के निर्माण में तकनीकी की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि अनेक प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती जब तक कि विशेष तकनीकी द्वारा उन्हें उपयोग के लायक नहीं बनाया जाए। जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं सोना वगैरह है, चांदी वगैरह है, तो क्या हम उसे ऐसे उपयोग में ला लेंगे? नहीं, हम उसे क्या करेंगे, मशीन्स में डाल के उसे शुद्ध करेंगे, फिर उसे ढंग का शेप देंगे, तभी ना उसका उपयोग लाएंगे। तो संसाधन निर्माण में तकनीकी की अहम भूमिका है। जैसे नदियाँ से बहते जल से बिजली उत्पन्न करना, ये क्या, इसमें आपके पास तकनीक रहेगा तभी ना पानी से बिजली बना लोगे। ऐसा तो नहीं है ना, जाओगे आप वहाँ पर पानी को हिला के वहाँ से बिजली बना लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। बहती हुई वायु से पवन ऊर्जा, यानी कि जहाँ पवनें वगैरह चलती है, हवाएं चलती है, तो वहाँ से आप क्या पवन ऊर्जा बना सको, उत्पन्न कर सको। भूगर्भ में उपस्थित खनिज अयस्कों का शोधन, जो आपके धरती के नीचे जो कोड़ होता है वहाँ पर जो नीफे, आयरन वगैरह जो पाया जाता है, तो इसका उपयोग कर सको, निकेल, फेरस जो पाया जाता है। तो ये कैसे होगा, आपके पास तकनीक रहेगा तभी ना कर पाओगे, ऐसे तो नहीं खड्डा कोड़ते कोड़ते चल जाओगे। इन सभी में अलग अलग तकनीकों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर बिजली बनाना है तो उसके लिए अलग ट्रांसफार्मर वगैरह जो मशीन्स होती है वो चाहिए। अगर आपको वायु से पवन ऊर्जा बनाना है तो उसके लिए विंड वगैरह बड़ा बड़ा पंखी वाला जो आप देखे होंगे हिमालय क्षेत्र में, कुछ इस प्रकार से रहता है, बहुत ही लंबा, और इसमें 3 ठो पंखी रहता है, इसमें 3 ठो पंखी रहती है और पीछे मशीन लगा रहता है जो कि इसे रोटेट करते रहता है, ठीक है। तो सब अलग अलग संसाधन के लिए, मतलब जैसे अगर संसाधन निर्माण करना है तो अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा पहला चैप्टर का जो भारत में संसाधन के उपयोग थे उसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्या होता है हमारा, कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसका हम थ्योरी पहले करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपका हो जाएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इन्हें ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।